हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे टॉपिक, कौन सा टॉपिक देखेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। ठीक है। तो हमारा कौन सा चैप्टर चला था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड 2। ये पार्ट कौन सा होगा आप लोग ध्यान रखिएगा। पार्ट 1 मैं भेजते जा रहा हूँ। तो पिछली बार में हम लोग देखा था कौन सा, स्टोक का नियम। स्टोक का नियम में हमने यही देखा था कि जब कोई गोलाकार छोटी वस्तु गिरती है तो उस पर जो श्यान बल लगता है, बाह्य बल है ना, किसको हटाने के लिए? श्यान बल को हटाने के लिए, अपेक्षित वेग को बढ़ाने के लिए श्यान बल बाह्य बल कार्य करता था। और किन बातों पर डिपेंड करता था? उस गोली की त्रिज्या, श्यानता गुणांक और उसके वेग पर। तो हमने निकाला था। तो उसी के बेस पर हम आज देखेंगे सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नेम टर्मिनल वेलोसिटी फिजिक्स, है ना। टॉपिक नेम टर्मिनल वेलोसिटी एंड चैप्टर नेम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड 2। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को इसलिए दबाते हैं कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। तो लेट्स स्टार्ट। टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग लिख लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो आप लोग चित्र में क्या देख रहे हैं? गोलाकार वस्तु है, वस्तु का भार नीचे की है। अब विस्कस फोर्स, श्यान बल और बैनेंट फोर्स, उत्प्लावक बल, दोनों क्या है? ऊपर की ओर है। क्लियर। तो कंसीडर, माना एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, माना एक सूक्ष्म गोलाकार वस्तु। कंसीडर ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। क्या लिखोगे? कंसीडर स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। चौक किधर जाता है भाई? कंसीडर ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग फ्रीली। मान लो एक छोटी सूक्ष्म गोलाकार वस्तु फॉलिंग थ्रू ए होमोजेनियस विस्कस मीडियम, एक समांगी क्या है? श्यान, है ना। इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट। क्लियर? क्लियर हुआ? कंसीडर ए स्मॉल, क्या लिखो? स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग फ्रीली थ्रू ए होमोजेनियस विस्कस मीडियम। गिर रही है एक समांगी श्यान माध्यम वाली द्रव में गिर रही है। इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज ड्यू टू डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन। शुरू में जब बॉडी जब गिर रही है तो बहुत तेजी से गिर रही है क्योंकि उस पर एक त्वरण कार्य कर रहा है हम, ठीक है। क्या लिखोगे? इनिशियली द बॉडी इंक्रीज due to downwards acceleration acting on it. Due to motion of the body, the layers of the liquid in contact with the velocity tend to move and the other layers tend to retard the motion। ये हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि जब कोई गोलाकार वस्तु किसी श्यान माध्यम वाले में गिरती है तो जो लेयर उस वस्तु के कांटेक्ट में है वो क्या करती है? निकटवर्ती उसका वेग कम करती है, दूर जाते पर उसका वेग कम होता जाता है। तो वही चीज़ें थे, जब कोई वस्तु किसी श्यान तरल में गिरती है तो तरल की विभिन्न परतों के बीच क्या होती है? अपेक्षित गति उत्पन्न आती है, जिसके कारण उस वस्तु के गति के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है। इस बल को हम श्यान बल देते हैं। और ये श्यान बल का काम क्या है? कि वस्तु की गति को कम करता है, मंदित करने का क्या करता है? प्रयास करेगा। ओके, क्लियर। Thus a viscous force comes into play। अब यहाँ पर क्या करेगा? एक श्यान बल काम करेगा, है ना। वस्तु की मंदित श्यान बल का काम क्या होता है? कि वस्तु की गति को कम कर देना। जैसे शहद और पानी में बताया था ना, शहद में क्या होता है? दोनों फैलता है लेकिन कम फैलेगा और पानी ज़्यादा फैलेगा। शहद की गति कम होगी क्योंकि श्यान बल ज़्यादा है, पानी की गति अधिक होगी, श्यान बल कम है। Thus a viscous force comes into play when the viscous force becomes equal to the effective weight of the body। जब श्यान बल का मान उस वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए समझिएगा इस चीज़ को। जब उस श्यान बल का मान जो गोलाकार वस्तु जब गिर रही है उसके बराबर काम हो जाएगा, तब क्या होगा? Thus a viscous force comes into play when the viscous force
becomes equal to the effective weight of the body, the net force acting on the body becomes 0। तब उस वस्तु पर कुल कार्य करने वाला, जब मैंने जो श्यान बल जो होगा वस्तु के भार का बराबर हो जाएगा, तो उस पर कुल लगने वाला बल 0 हो जाएगा। Thus the body falls with a steady velocity known as turn। जब कुल बल का मान 0 हो जाएगा तब वो बॉडी एक वेग से गिरेगी जिसको स्टेडी वेलोसिटी या फिर हम इसको सीमांत वेग या क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी भी कहें। ठीक है, तो अब ये जो वस्तु का वेग है ना, वस्तु एक नियत वेग से गिरती है, इस नियत वेग को हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं या फिर अपन स्टेडी वेलोसिटी बोलते हैं। इस समय अब देखिए यहाँ पर शुरू से समझिएगा कि हमने एक छोटा बॉडी लिया था, गोलाकार बॉडी, वो क्या कर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक किसी समांगी श्यान माध्यम में गिर रहा है। शुरू में क्या करेगा, वह तेजी से गिरेगा, ठीक है, क्योंकि उस वस्तु में नीचे की ओर एक त्वरण कार्य करता है। ठीक है, ड्यू टू मोशन, इस गति के कारण द लेयर्स ऑफ द लिक्विड कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, जो लेयर है ना, जो लेयर इसके संपर्क में आती है उसकी गति को क्या करते हैं, कम करने का प्रयास करती है। ठीक है, और दूर वाली जो है वो भी उसके मंदिर कम करने का प्रयास कर देगी। इस तरह इन परतों के बीच जो है क्या होगा, माने आपेक्षिक गति हो जाएगी। ठीक है, 10 विस्कस फोर्स कम, उस समय क्या करेगा, श्यान बल काम करेगा एक, और जब श्यान बल का मान वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा तो कुल बल का मान 0 हो जाएगा। तब जो बॉडी एक नियत वेग से गिरती है उस द बॉडी फॉल्स विद स्टेडी वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखिए उत्प्लावक बल, अब आए यहाँ पर कौन सा, बायनेंट फोर्स का। ठीक है, अब इस समय इस तरल का उत्प्लावक बल क्या लिखेंगे, इस समय उस तरल का जो उत्प्लावक बल है, डायग्राम आप देख लीजिए, विस्कस फोर्स ऊपर, बायनेंट फोर्स है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल। ठीक है, तो इस समय तरल का उत्प्लावक बल क्या करेगा, अपवार्ड ऊपर की उत्प्लावक बल का काम तो हमेशा, उत्प्लावक बल को हमने बायनेंट फोर्स को शुरू में देखा था, आप लोग पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं बायनेंट फोर्स। तो जब जो है ये बॉडी एक निश्चित वेग से गिरेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी वेलोसिटी या फिर हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो श्यान उस पर एक उत्प्लावक बल या जिसको बायनेंट फोर्स करते हैं वो भी ऊपर की ओर करता है। और जब जैसे जैसे वस्तु त्वरण के प्रभाव से नीचे गिरेगी तो नीचे गिरने पर उसका वेग बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोला मैं, उत्प्लावक बल ऊपर करेगा और जैसे जैसे वस्तु क्या होगी तरल में नीचे गिरेगी उसका वेग बढ़ता है, और वेग बढ़ने के साथ श्यान बल का मान भी बढ़ेगा, है ना। जैसे जैसे वेग बढ़ता है श्यान बल भी बढ़ता है, और एट ए कंडीशन एक स्थिति ऐसी आती है वस्तु का भार है ना श्यान बल और उत्प्लावक बल के बार के बराबर हो जाता है, कि एक स्थिति ऐसी आती है कि जो वस्तु का भार हिंदी में श्यान बल और उत्प्लावक बल के भार के बराबर, ठीक है, के योग के बराबर हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब वस्तु का श्यान बल उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है, वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू विस्कस फोर्स है। प्लस ठीक है, एक स्थिति ऐसी आती है कि उस वस्तु का जो भार होता है श्यान बल और उत्प्लावक बल के बराबर होती है, तो वस्तु पर कार्य करने वाला टोटल फोर्स 0 हो जाते हैं। ठीक, जब वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है, इस वस्तु पर कार्य करने वाला नेट बल 0 हो जाता है, तो वस्तु एक नियत वेग से गिरता है। ठीक है, वस्तु एक नियत वेग से गिरता है, नियत वेग से तरल में गिरना चालू कर देती है। ठीक है, माने उस वस्तु पर जो नेट फोर्स होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि उत्प्लावक बल क्या हो रही है, उत्प्लावक बल
ऊपर की ओर कार्य कर रहा है तो ठीक है, तो तरल में गिरना प्रारंभ करती इस नियत वेग को हम सीमांत वेग बोलते हैं। इस प्रकार जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है, हिंदी में बता दें, इंग्लिश में तो अपन डिफाइन कर दी। इस प्रकार जब कोई वस्तु शांत द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम नियत वेग को, जब कोई वस्तु शांत माध्यम में या शांत द्रव में गिरती है तो उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग नियत वेग को हम सीमांत वेग कहते हैं। इसे अंत वेग भी कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हो कि जब कोई वस्तु किसी शांत द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में इसका वेग बढ़ता जाता है, कुछ समय बाद वह एक नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। Thus, when a spherical body through a viscous liquid, the maximum velocity attained by it is known as terminal velocity। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। एक्सप्रेशन देखिए, क्लियर, व्यंजक क्लियर। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द, आर उसके गोलाकार वस्तु की त्रिज्या हो, वी इसकी वेग नहीं वॉल्यूम, एंड डी बी द डेंसिटी। रेडियस आर, वॉल्यूम वी, and density d। clear? Let r be the radius, v be the volume and d the density of spherical body। ये सब कितना होगा? spherical body का। कोई गोलाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या r है, आयतन v है और उसका घनत्व कितना हम लेते हैं? d लेते हैं। When it falls through a liquid of density sigma, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू कितना लेते हैं? ईटा। ठीक है, क्या आप लिखोगे? व्हेन इट फॉल्स थ्रू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इट इज एक्टेड अपॉन द टू द अहेड फोर्स। इस पर दो बल कार्य करेंगे। ठीक है, इट इज एक्टेड अपॉन द अहेड फोर्सेस। गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है, तब उस वस्तु पर हम क्या करेंगे? देखें कितने तीन बल कार्य कर रहे हैं। तीन बल की दो बल? देखते हैं दो बल। पहला फोर्स नंबर 1 एक्टेड अपॉन द थ्री फोर्स। वस्तु का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये देखिए। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे, जहाँ W क्या होता है मालूम है हमको? मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन इनटू घनत्व, V इंटू मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अपन जानते हैं। अब वॉल्यूम हमने कितना लिया है? वस्तु का लिए ना। जो वस्तु गोलाकार है तो गोले का आयतन कितना है और घनत्व कितना लिए है? D, V D G, तो वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब D G। ठीक है, ये वेट हो गया। वस्तु पर जो कार्य करने वाला बल था, है ना, तो पहला उसका वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या लिखे हैं? पहला वेट ऑफ द बॉडी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो मास इनटू ग्रेविटी, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज द स्फेरिकल बॉडी 4/3 पाई R क्यूब, D डेंसिटी एंड G द ग्रेविटी। क्लियर? इफ m बी द मास ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, देन W इक्वल टू mg 4/3 निकाल लिए। अब दूसरा निकालेंगे बायनेंट फोर्स। ठीक है,
श्यान तरल का उत्प्लावक बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। बैनेंट फोर्स किधर लिख रहा है, 2 नंबर 2 निकालते हैं। वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, बैनेंट फोर्स श्यान तरल का उत्प्लावक बल ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड्स। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होता है। ये जो उत्प्लावक बल होता है वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो U इक्वल टू कितना लेंगे, 4/3। इसको भी हम लिख देते हैं उत्प्लावक बल को, U इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा जी। रोज ही था जो सिग्मा जी करते हैं। ठीक है, according to Archimedes principle, the Banach force, according to the Archimedes, the Banach force of the liquids, Banach force of the liquids acts on the body, Banach force of the liquids acts on the body in the vertically upwards direction। तो U equal to weight of the liquid displaced, ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसे, U is the weight of liquid of डिस्प्लेस, है ना, लिक्विड डिस्प्लेस। क्लियर, तो ये हमारा निकल गया। कोई डाउट? देखिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा लिखाएंगे हम विस्कस फोर्स। 3 बल कार्य कर रहा था ना, डायग्राम में आप देख रहे हैं। विस्कस फोर्स और बैनेंट फोर्स दोनों वर्टिकली अपवर्ड था, वेट ऑफ द बॉडी क्या था, नीचे की ओर था। 2 फोर्स निकाल लिए हमने। तीसरा है विस्कस फोर्स। ये भी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक, विस्कस फोर्स और ये बैनेंट फोर्स दोनों ऊपर और वेट ऑफ बॉडी नीचे। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अब यहाँ देखो एक स्टोक्स लॉ लागू हो जाएगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लागू हुआ, अब स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स F अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी। अकॉर्डिंग टू किसके लॉ, स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, है ना। विस्कस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ बॉडी, तो F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, जहाँ V यहाँ पर वस्तु का वेग हो जाएगा। जब वस्तु क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी से मोशन करती है, जब कोई वस्तु इस सीमांत वेग से करती है तो उस पर क्या होता है, कुल बल हम देखे थे 0 होता है। जहाँ जब कोई वस्तु क्या नेट फोर्स सीमांत वेग से गति करती है तो कुल लगने वाला बल 0 होता है। तो वस्तु का भार किसके बराबर हो गया था, बताया था। अब यहाँ देखते हैं ना, वेट ऑफ बॉडी यहाँ पर लिखा भी था मैंने, ये देखिए, ये वेट ऑफ बॉडी द विस्कस फोर्स प्लस बैनेंट फोर्स। तो वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है ना। तो वेट ऑफ द बॉडी, है ना, तो वेट ऑफ बॉडी की वैल्यू लिखेंगे। कितना निकाला हमने, वेट ऑफ द बॉडी का निकाला है। वेट ऑफ द बॉडी कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब डी जी। ठीक है, और दूसरा क्या है, विस्कस फोर्स और बैनेंट फोर्स। तो 4/3, ये क्या है, बैनेंट फोर्स 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर ई। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसमें हमको क्या निकालना है, वेग निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब डी जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये भी निकालेंगे। अब इसमें से कॉमन निकाल लो, 4/3 पाई आर क्यूब जी, तो बचेगा डी माइनस सिग्मा इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो पाई पाई काट देते हैं। ठीक है,
और एक आर से भी कट जाएगा, तो हमको निकल जाएगा v। ठीक है, तो 4/3 r स्क्वायर g अपॉन कितना हो जाएगा, पाई कट गया है ना, ईटा काहे कटेगा, ईटा नहीं कटेगा, अपॉन ईटा है ना, इक्वल और d माइनस सिग्मा इक्वल टू v। क्लियर। और 6 आ जाएगा, 6 ईटा, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 18, 4/18, तो इसको 2 से काट सकते हैं, 2 3 2/9 g r स्क्वायर अपॉन ईटा और d माइनस सिग्मा इक्वल टू v। ये हमारा निकल गया फॉर्मूला। 2/3 2/2 2/9 होगा है ना, 2/9 जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा डी माइनस सिग्मा इंटू जी। यही क्या है, सीमांत वेग के लिए बन जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। 10 इस प्रकार हम क्या देखेंगे, आर डी सिग्मा एंड बी आर नोन, यह हमको गोले की त्रिज्या ज्ञात हो, उसकी घनत्व ज्ञात हो, ठीक है, पानी का और गोले का घनत्व है ना, और भी ज्ञात हो, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कैन बी डिटरमाइन अबाउट, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या निकालेंगे, उसका थीटा निकाल सकते हैं ना। अब इसका पर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलेगा, चलिए आप लोग बताइए। इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलेगा, किस पर डिपेंड कर रहा है ना। फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट, देखिए ऊपर जो हमने समीकरण निकाला है, क्या निकाला, इक्वेशन 2/9 जी आर स्क्वायर, ये आर है ना, जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा इक्वल और डी माइनस सिग्मा जी। तो नंबर 1, ये जो वेग है टर्मिनल वेलोसिटी वेग निकाला ने, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग के। पहला नंबर v डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर है ना, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। दिस इज वाई, ऐसा क्यों। अब देखिए हम ये देखे हैं, द बिगर रेन ड्रॉप फॉल विथ हायर वेलोसिटी देन द स्मॉलर रेन ड्रॉप। जो बड़ी बूंद होती है ना, वर्षा की बड़ी बूंदें छोटी बूंदों की तुलना में तेज़ी से गिरती है, यही एक इसका रीज़न है। देखिए बड़ा अच्छा है कंक्लूजन जो है कि जो सीमांत रेख का नाम उस बूंद की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती हैं, तो यही इसका रीज़न है। दिस इज वाई द बिगर रेन ड्रॉप फॉल विथ हायर वेलोसिटी देन द स्मॉलर रेन ड्रॉप। तो वर्षा की बड़ी बूंदें छोटी बूंदी की तुलना में तेज़ी से गिरती है। और दूसरा क्या दिखे, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटी, ठीक है, वी द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड या ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। क्या लिखा, वेलोसिटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। टर्मिनल वेलोसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। सीमांत वस्तु के और तरल के अंतर के घनत्व के अंतर के बराबर होता है। तो अब 3 स्थिति हो सकती है इसमें। नंबर 2 में हम 3 स्थिति निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी हम 3 स्थिति निकालेंगे। दूसरा में ये जो दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, इसके भी 3 स्थिति होगी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये सीमांत वेग था वस्तु और तरल के घनत्व के अंतर के समानुपाती होता है। मान लो d वस्तु का घनत्व कितना ज़्यादा हो तरल के घनत्व से, वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से जब ज़्यादा होगा, वेलोसिटी है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ लिक्विड, देन बॉडी फॉल्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी। जब उस वस्तु का घनत्व
तरल के घनत्व से ज़्यादा होगा तो वस्तु सीमांत वेग से नीचे गिरती है। ठीक है, ठीक। देन द बॉडी फॉल्स विद द टर्मिनल वेलोसिटी। ध्यान रखिएगा। नंबर 2, जब वस्तु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, किसके, तरल के वेग से। ठीक है, d इज लेस देन ऑन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ लिक्विड। क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द लिक्विड, देन द बॉडी मूव्स अपवार्ड। द बॉडी मूव्स अपवार्ड। ठीक है, ऊपर क्यों होगा, जब वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम होगा तब वह क्या करे, वस्तु ऊपर की हो जाएगी। अब एयर बबल, वायु कल राइजिंग इन ए लिक्विड इंजन एक्स। वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से कम हुआ तो वस्तु नीचे गिरने की बजाय क्या होगी, तरल में ऊपर की ओर गति करेगी। वस्तु का घनत्व तरल घनत्व से कम हो जाएगा तो वस्तु नीचे गिरने की बजाय ऊपर में गति करेगी। अब इसका उदाहरण क्या है, वायु का एयर बबल, किसी तरह में ऊपर उड़ना। ठीक है, क्लियर। अब तीसरा कंडीशन क्या है, कौन बताएगा। 2 घनत्व बता दिए हम लोग, जब वस्तु घनत्व कम और ज़्यादा होगा। अब जब वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बताओ। आप देखे होगे बादल को आप लोगों ने देखा है। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के क्या हो, बराबर हो जाए। डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड आर सेम, density of body and liquid are same, then the body will remain suspended in liquid। वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व के बराबर तो वस्तु तरल में लटकती रहेगी, है ना। बादल तैरते ना। अब ठीक, चौथा, ठीक है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन अपन देखेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि V इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, टर्मिनल वेलोसिटी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ। अभी तक हमने इसको देखे थे ना, 3 कंडीशन। तो अब चौथा, इसमें भी 3 कंडीशन है। पहला इस पर डिपेंड कर रही थी, इस पर डिपेंड कर रही थी, दूसरा इस पर डिपेंड कर रही थी, तीसरा श्यानता गुणांक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सीमांत वेग तरल के श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सीमांत वेग का कुछ एग्जाम्पल। देखिए, ये जो था इस पर निर्भर कर रहा था, निष्कर्ष निकाल लेते हैं हम कि सीमांत वेग जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे हम, अभी हमारी 27 मिनट की वीडियो हुई है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो हम क्या किसके एग्जाम्पल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो कितनी होगी, 40 मिनट की होगी। सीमांत वेग का कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बादल का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, एग्जाम्पल्स हैं, थ्योरी है सारे। तो बादल कैसे बनते हैं, जल की वाष्प, वाटर वेपर, आकाश में धूल के कणों के साथ मिलती है ना। जल की वाष्प जो है, वायुमंडल में जितने भी धूल के कण हैं, छोटे छोटे, देखिएगा घर में गंदा हो जाता है, बाहर ऊपर बिना झाड़ू किए आप रह नहीं पाएंगे, 2 दिन में खिड़की दरवाजे पर धूल की परत जम जाती है। तो ये धूल की परत वायुमंडल में तैरते रहते हैं और जल के कणों के साथ मिल जाती है, संघनित होती है। वाटर वेपर कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। अब इस समय क्या होता है कि जो जल की जो ड्रॉप होती है, ड्रॉपलेट होती है, उनका आकार बहुत ही कम होता है। जब द्रव की परत वायुमंडल में मिल जाती है धूल कणों के साथ, उनका आकार बहुत कम होता है। दिस टाइम द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अब ये क्या होगा, कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण ही अपना रोल अपना दर्शाएगा। गुरुत्व के कारण ये बूंदे इतने कम वेग से नीचे की ओर गिरती है कि आकाश में तैरती लगती है, ऐसा लग रहा है तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। ठीक है, गुरुत्व के कारण ये बूंदे इतने कम वेग से नीचे की ओर गिरती कि ऐसा लग रहा है कि आकाश में तैर रहती है, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, क्लाउड्स, बादल। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल दिस droplets fall downwards with such a small velocity that they appear to be suspended in the sky is known as clouds. Because of gravitational, these droplets fall, ग्रेविटेशनल कारण क्या करती है, नीचे गिरती है, that they appear to be suspended in the sky is known as clouds. अब दूसरा एग्जाम्पल है, आप सैनिकों को देखोगे, पैराशूट की सहायता से सैनिक नीचे गिरते हैं।
कूद जाते हैं हेलीकॉप्टर से और कुछ दूरी तक तेज़ी से गिरते हैं। पैराशूट गिरे जब खुल जाता है तो एक धीरे 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 करके, नहीं तो भड़ाक से ऊपर गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगा, है ना, इंजर्ड हो जाएंगे। तो पैराशूट बांध के कूद जाते हैं। पैराशूट बांधने से शुरू में तेज़ी से गिरते हैं, जब पैराशूट खुल जाता है तो नीचे धीरे धीरे जाके अपने। When a soldier jumps out of a fighter plane, जब वो कोई सैनिक लड़ाकू विमान से कूदता है, इनिशियली हिज एक्सेलेरेशन इज, है ना, सेम ऑन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर होता है ना। व्हेन पैराशूट ओपन, जब पैराशूट खुल जाता है, ओपन्स हिज एक्सेलेरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, शुरू में गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। अब जब पैराशूट खुल जाता है तो इसका मान क्या होता है, कम होने लगता है। His acceleration becomes too smaller out of plane. His velocity initially increase rapid by and then slowly. शुरू में वह तेज़ी से गिरता है, फिर उसके बाद उसका वेग कम हो जाता है। अब due to viscosity of air, after some time his acceleration become zero. कुछ समय बाद क्या होता है, उसका त्वरण शून्य जाता है। Therefore the soldier lands safely by falling with टर्मिनल वेलोसिटी। हिंदी में समझाते हैं, जब कोई सैनिक पैराशूट लेकर वायुयान से कूदता है तो प्रारंभ में उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। सैनिक का जो त्वरण था गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। अब जैसे ही पैराशूट खुलता है तो उसका त्वरण क्या होगा, कम होने लगेगा। अब पैराशूट के जब पूरा खुल जाती है तो त्वरण का मान बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे, व्हेन ए सोल्जर जंप्स ऑन ए फाइटर प्लेन इनिशियली हिज एक्सेलेरेशन इज सेम एज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बराबर होता है, तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। व्हेन पैराशूट ओपन, जब पैराशूट खोलता है, हिज एक्सेलेरेशन, उसकी व्हेन पैराशूट्स ओपन हिज एक्सेलेरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, हिज एक्सेलेरेशन बिकम्स टू स्मॉलर व्हेन पैराशूट, जब बहुत कम होता है जब पैराशूट पूरा खुल जाता है कंप्लीटली। दिस Thus, when soldier jumps out of a plane, जब क्या होता है, सैनिक जंप्स करता है वहाँ से, वेलोसिटी इनिशियल, शुरू में उसका वेग बढ़ता है, इनिशियली इंक्रीज रैपिडली एंड देन स्लोली, और उसके बाद कम हो जाता है। ठीक, ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर, वायु में श्यानता का, ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ एयर आफ्टर सम टाइम हिज एक्सेलेरेशन बिकम जीरो, उसका त्वरण क्या होता है, कुछ समय वायु के श्यानता के कारण उसकी क्या होता है, त्वरण जीरो हो जाता है। Therefore the soldier lands safely by falling with terminal velocity. ठीक है, तो वही चीज़ हमने हिंदी में समझा। जब कोई सैनिक पैराशूट लेकर फाइटर प्लेन से कूदता है तो प्रारंभ में उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, और जब पैराशूट खुलने पर उसका त्वरण कम हो जाता है, पैराशूट के पूरा खुलने पर उसका त्वरण जीरो हो जाता है। और इस प्रकार जब कोई सैनिक क्या करता है, कूदता है, तब वह आसानी से नीचे कूद जाता है। ठीक है, अब हम हमारा आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज करते हैं। 33 मिनट की वीडियो हमारी कम्प्लीटली हो चुकी है। तो अब हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, धारा रेखी प्रवाह। ठीक है, बादल का बनना, वायु वर्षा की वजह, सब एग्जाम्पल है उसका। धारा रेखी प्रवाह कल हम देखेंगे, और टर्बुलेंट फ्लो भी देखेंगे। ठीक है, अब क्या देखेंगे कल, ध्यान लीजिए, कल का हमारा टॉपिक क्या था, स्ट्रीमलाइन फ्लो देखेंगे, और टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे, और लैमिनार फ्लो भी देखेंगे, फिर रेनॉल्ड्स नंबर, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, उसके बाद एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, और फिर बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक, ये सब हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस हमारा जो है ना, थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा, तीसरा पार्ट। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। कल का हमारा टॉपिक बता दिया मैंने, धारा रेखी प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह, है ना, क्या क्या है, धारा रेखी प्रवाह, विशुद्ध प्रवाह, स्तरीय प्रवाह। उसके बाद रेनॉल्ड्स संख्या, रेनॉल्ड्स नंबर देखेंगे, और फिर बहते द्रव की ऊर्जा देखेंगे, फिर सातत्य समीकरण देखेंगे, उसके बाद बहते द्रव की ऊर्जाएं देखेंगे, फिर बर्नौली का इक्वेशन देखेंगे। बर्नौली इक्वेशंस के बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे, वेंचुरी मीटर, है ना, फिर एटमॉइजर स्पेयर भी देखेंगे। ये हमारा टॉपिक खुल जाएगा। टोरिसेली का थ्योरम भी देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड ये ख़त्म हो जाएगा।
तो आज की वीडियो को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो आपको ये अनुरोध है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।